आइए बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 5 में अपवर्तनांक का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में समझते हैं। जिस प्रकार आपने क्रियाकलाप 3 का प्रयोग किया था उसी के चित्र को आपको लेना है और उसमें आपतन बिंदु O, यह है आपतन बिंदु O, ठीक है। यहाँ पर आप प्रकार तो जानते ही हैं, जिसमें पेंसिल लगाकर हम गोला खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, ठीक है। तो बिंदु O पर प्रकार की नोक को रखना है और हमको कोई भी व्यास का, है ना, एक वृत्त खींचना है। जो कोई भी आप उसमें ले सकते हैं, त्रिज्या कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, है ना, और बिंदु वृत्त खींचना है। जो आपतित किरण को A बिंदु पर काटेगा, आपतित किरण A, देखिए ये आपतित किरण है, तो हमको गोला इस प्रकार खींचना है कि आपतित किरण को A बिंदु पर काटी। अपवर्तित किरण OP पर, अभी क्या हो गया, अपवर्तित किरण हो गया OP, ये आपका क्या हो गया, OP अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। वृत्त के कटान बिंदु को हम F नाम दे देते हैं। जहाँ पर कटान बिंदु है उसको हम क्या नाम देंगे, F नाम दे देंगे। अपवर्तित किरण है ये, आप देखिए अब ये आगे की ओर बढ़ रहा है। हम चित्र को और थोड़ा सा डिटेल दिखाते हैं आपको, ये है ना, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपकी आपतित किरण थी, A बिंदु पर काट रहा है, ये देखिए ये हो गया आपका अपवर्तित किरण, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर कटान बिंदु है उसको हमने क्या नाम दे दिया, अपवर्तित किरण में F, ठीक है। अब क्या करना है, हमें आपतित व अपवर्तित किरणों के क्रमशः बिंदु A व F की लंब M1 M2 से दूरी पता लगाना है, ठीक है। ये देखिए A से, यानी आपतित किरण से आपका क्या है M1, और यहाँ पर देख रहे हैं M2 देख रहे हैं, पूरा लंब खींच लिया है। हमको क्या करना है, A व F की लंब M1 M2 से दूरी पता लगाना है। इसके लिए A व F से रेखा M1 M2 पर क्रमशः लंब खींचेंगे तथा उन्हें क्रमशः AX और FY नाम देंगे। देखिए A बिंदु से ये लंब खिंचा रहा है आपका M1 M2 रेखा पर, ये M1 M2 रेखा है, इस पर A से हमने क्या खींचा, लंब खींचा है। लंब हमेशा 90 डिग्री पर खींचा जाता है, ठीक है। तो जहाँ A बिंदु है हमने M1 M2 पर एक लंब खींचा, उसी प्रकार हम F से, ये देखिए F से भी दिख रहा है आपको लंब, ये देखिए। तो हमने यहाँ पर वाले का नाम दिया AX और यहाँ पर का नाम दिया FY, ठीक है। ये है आपका AX और ये है FY, ये हो गया इतना। इसकी विधि आपने कक्षा 6वीं में भी सीखी है, जो कि गणित विषय में पढ़ाया भी जाता है। इस प्रकार स्केल की सहायता से दूरी AX, यानी आप स्केल लेंगे और आप A और X का मापन करेंगे, उसी प्रकार F से Y का मापन करेंगे। उनका अनुपात क्या कहलाएगा आपका, AX भागित FY, इस प्रकार गणना करना है आपको। आपके द्वारा प्राप्त अंक को अपवर्तनांक कहेंगे। जो भी अंक आएगा, यानी AX का जो मान है भाग देंगे किसका, FY के मान से, है ना। तो जो भी अंक आएगा वही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक है। यह अंक ग्रीक अक्षर म्यू, यह है ग्रीक अक्षर म्यू, इसको म्यू कहते हैं, जो कि ग्रीक अक्षर है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। और इसका उच्चारण भी आपको क्या करना है, म्यू बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तो सूत्र क्या बन जाएगा, म्यू बराबर AX भागित FY, अपवर्तनांक हवा से कांच का, क्योंकि AX क्या है आपका, हवा से वो कहाँ प्रवेश कर रहा है, कांच में प्रवेश कर रहा है ना। तो अभी हमने इतना हवा से कांच का, यह कांच के प्रकार पर निर्भर करता है। हवा से कांच का अपवर्तनांक का मान मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच का अपवर्तनांक, हवा से कांच का अपवर्तनांक का मान 1.5 के लगभग आता है। आपके प्रयोग वाले गुटके के कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ये उस कांच पर डिपेंड करेगा, उस कांच पर निर्भर करता है, ज़्यादा मोटाई का है कि कम मोटाई का है, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो आप इस विधि से आपतन कोण I का नाम, आप इस विधि से
आपतन कोण आई का मान बदलकर अपवर्तनांक की गणना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मान पूर्ववत आएगा, अर्थात अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि दोनों प्रकाशीय माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कोण आई का मान यदि आप बदल दो, जैसे मैंने आपको कोण आई भी बताया था चित्र में, पहले वाले चित्र में क्रियाकलाप 3 में कोण आर के बारे में बताया था, कोण ई के बारे में। कोण आई क्या था? आपतन कोण था, है ना। तो क्या करें कि कोण आई का मान यदि आप बदल दोगे और उसके बाद अपवर्तनांक की गणना करते हो, तो आप क्या देखते हो? मान जैसा था वैसा ही आएगा। तो इससे क्या पता चला कि अपवर्तन जो है या अपवर्तनांक जो है वह आपतन कोण के मान पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी बदलने पर भी हमको अगर वही मान मिल रहा है, पहले जैसा ही मान, तो आपतन कोण के मान पर वो निर्भर नहीं करता, बल्कि किस पर निर्भर करता है? दोनों प्रकाशीय माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस विधि से आप बिंदु P को केंद्र मानकर पीढ़ी त्रिज्या का वृत्त बनाकर कांच से हवा का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने हवा से कांच का किया था, और अब आप नीचे जो गोला था, है ना, P को केंद्र मान करके, अभी हमने पहले वाले चित्र में O को केंद्र माना था। ये देखिए यहाँ पर हमने O को केंद्र मान करके काम किया था, है ना, जो कि क्रियाकलाप 3 से ही हमने उस चित्र को लिया था। ये देखिए क्रियाकलाप 3 में यहाँ पर आपने दिख रहा है आपको, ये देखिए केंद्र O दिख रहा है ना। तो एक बार हमने केंद्र O बना करके गोला खींचा, और दूसरी बार हम करेंगे तो P से करेंगे। P से करेंगे तो वहाँ पर भी आप वही काम कर सकते हो जो हमने O के लिए किया था। O को केंद्र मान करके खींचा था, ठीक वैसे ही आप P को केंद्र मान करके खींच सकते हैं। और पीढ़ी त्रिज्या का वृत्त बनाकर कांच से हवा का अपवर्तनांक, अब बस अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पर? कांच से हवा का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस अपवर्तनांक का जो मान है वो 1 से कम आया या अधिक आपको देखना है। हवा से कांच व कांच से हवा के अपवर्तनांक की तुलना से आप क्या समझ पाए कि अपवर्तनांक 1 से अधिक होने पर प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है। यानी पहले बार हमने क्या देखा था? हवा से कांच में जा रहा है। तो हवा आपको बार बार बताया गया कि हवा जो है विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान था वो कितना आया? 1 से अधिक आ रहा है, 1.5। 1.5 1 से अधिक होने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। वह लंब की ओर विचलित होगी, लंब की ओर विचलित होगी, अर्थात लंब की ओर वो झुकेगी। इसी प्रकार अपवर्तनांक यदि 1 से कम आता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो सघन माध्यम मतलब कांच से कहाँ जा रहा है? अब निर्गमन हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है? वापस हवा में जा रहा है ना। तो वहाँ पर विचलन लंब से परे होगा, परे का मतलब दूर हटेगा, लंब से दूर हटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा कि अपवर्तनांक का मान कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार अब देखते हैं लेंस से अपवर्तन। लेंस क्या होता है? किसे बोलते हैं लेंस? 2 पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोली होता है और दूसरा पृष्ठ गोली या फिर समतल होता है, उसको कहते हैं लेंस। ठीक है, दर्पण और लेंस में यही अंतर है ना। देखिए 2 पृष्ठ से घिरा हुआ, यहाँ पर भी 2 पृष्ठ है, ऊपर का और नीचे का। ठीक है, पारदर्शी माध्यम यानी आर पार होगा, जिसका एक पृष्ठ कैसा होगा? गोली होगा, एक पृष्ठ गोली होगा और दूसरा पृष्ठ या तो गोली होगा या फिर समतल होगा, या तो गोली होगा या फिर समतल होगा, तो वो कहलाता है लेंस। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आइए अंतर देखते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। उत्तल लेंस जो होता है बीच में मोटा और किनारे से पतला होगा। ठीक है, और अवतल लेंस जो है वो बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित यानी किसी बिंदु पर केंद्रित करता है और इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि अवतल लेंस जो होता है वो अपसारित यानी फैलाता है, वो किरणों को क्या करता है? फैलाता है, तो इनको बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, यानी उत्तल लेंस जो है वो किरणों को केंद्रित करता है, सभी किरणें एक जगह पर केंद्रित करता है वो, तो उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसमें किरणें क्या हो जाती है? फैल जाती हैं, तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल और अवतल लेंस को आप पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ये दिया है चित्र, लेंसों की कुछ सामान्य आकृतियां दी गई हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये लेंस की सामान्य आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझना आप लोगों को। मुख्य अक्ष से क्या तात्पर्य है? लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। मुख्य अक्ष क्या है? ठीक है,
लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये देखिए आपको दोनों लेंस बताया गया है, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी, है ना। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में करके दिखाया गया है। लेंस के दोनों गोली पृष्ठ, ये गोली पृष्ठ हैं, ये देखिए गोली पृष्ठ हैं। दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ये दिख रहा है आपको, ये मुख्य अक्ष, जिसको C1 और C2 यानी C1 और C2 से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार इसमें भी आपका है ये गोली ये ना, जैसे इसमें आपको ये गोली दिख रहा है, इसमें आपका इधर की ओर है ऐसा, यानी एक में जो हमारा जो गोल वाला भाग है धंसा हुआ है और एक में उभरा हुआ है। जब आप बॉल को काटते हैं, खोखले बॉल को, तो आपको इस प्रकार की आकृति नजर आती है ना। दूसरा है आपका प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र क्या है? यह लेंस का केंद्र होता है। ये देखिए लेंस का केंद्र है जिससे प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाता है। कोई भी ये प्रकाश जो है देखिए बिना मुड़े क्या हो रहा है? गुजर जा रहा है। तो ये केंद्र है लेंस का, जिसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस कहलाएगा। यदि हम उत्तल लेंस बोलेंगे तो वहाँ पर मुख्य अक्ष के उस बिंदु पर मिलती हैं, और यदि हम अवतल लेंस बोलेंगे तो वहाँ से वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसको बोलते हैं मुख्य फोकस, जो चित्र 9.9 में आपको दिखाया गया है। ये चित्र 9.8 और ये चित्र 9.9। तो क्या कहा गया आपको यहाँ पर कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है ना, और ये आपको ये एफ से डिनोट किया गया मुख्य फोकस को। ठीक है, तो जिस बिंदु पर मिल रही है, ये है किरण जो आपतित हो रही है यहाँ से आप, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो मिलेंगी वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। इसी प्रकार अगला है फोकस दूरी। ये मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस एफ कहते हैं। दूरी को बस लेना है आपको, मुख्य अक्ष और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी। तो आपको यहाँ पर भी चित्र में बताया था, प्रकाश केंद्र आपका क्या हो गया? ये बीच वाला है ना, और मुख्य फोकस यहाँ पर, तो उसकी दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ये देखिए इस चित्र में यदि हम बोलें तो ये यहाँ पर केंद्र है, सॉरी ये यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पर केंद्र हो गया, है ना। तो इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी। कौन कौन सी परिभाषाएं आपको मैंने यहाँ पर बताया? मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र, मुख्य फोकस और प्रकाश दूरी। अब अगले वीडियो लेसन में हम लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम पढ़ेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब की जो रचना होती है उसके क्या नियम है। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ तक जितना मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आगे का हम अगले वीडियो लेसन में विस्तारपूर्वक समझेंगे। धन्यवाद।